नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो कुछ ही दिन पहले जब इंडिया ने पाकिस्तान के मिलिट्री को एक ज़बरदस्त सेटबैक दिया, उसके तुरंत बाद जनरल आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल बन जाना किसी मजाक से कम नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान में ये फैसला लिया गया है, उससे सिर्फ एक बात साफ होती है कि ये देश कॉन्ट्राडिक्शन का घर है, जहां स्टुपिडिटी एक नॉर्मल सी चीज़ है। आसिम मुनीर के प्रमोशन को बुनियान अल मरसूस ऑपरेशन की सक्सेस के नाम पर जस्टिफाई किया जा रहा है, लेकिन असल में ये एक फैब्रिकेटेड नैरेटिव है। पाकिस्तान की हाइब्रिड रजीम, जिसमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों का मिला जुला खेल है, खुद को जीत का गोल्ड मेडल दे रही है बिना किसी ग्राउंड रियलिटी के। पीएम शहबाज शरीफ के नेतृत्व में फेडरल कैबिनेट ने मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला किया, जिसका जस्टिफिकेशन था कि उन्होंने हाई स्ट्रेटजी और करेजियस लीडरशिप दिखाई। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये प्रमोशन मुनीर ने खुद ही अपने लिए तय किया है। पाकिस्तान में पिछली बार अयूब खान को 1965 में फील्ड मार्शल बनाया गया था, लेकिन तब भी सिचुएशन कुछ और ही थी। मुनीर का ये कदम उनकी एंटी हिंदू और एंटी इंडिया स्पीचेस के बाद आया है, जिसमें उन्होंने टू नेशन थ्योरी को जिंदा करने की कोशिश की थी। ये सब उन्होंने 22 अप्रैल के पहलगाम अटैक से कुछ दिन पहले ही किया था, जिसका जवाब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया। इंडिया ने अपने सर्जिकल एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया, जिसमें बहावलपुर और मुंडीर की जैसे बेसिस भी शामिल थे। लगभग 100 से ज़्यादा टेररिस्ट मारे गए। पाकिस्तान की तरफ से की गई रिटेलिएटरी एक्शन में ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि उन्हें ड्रोन और मिसाइल को इंडिया ने न्यूट्रलाइज कर दिया। इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तान के रफीकी, मुरीद, नूर खान और सियालकोट जैसे क्रिटिकल एयर बेसिस को टारगेट किया। अब क्या पता कौन सा नशा करके बैठे हैं ये लोग। दुनिया ने देखा कि कितना बुरा हाल हुआ इनका। इस ऑपरेशन के दौरान 3 दिन बाद ही भीख मांगने IMF के पास चले गए कि इनका स्टॉक खत्म हो गया, और इन सब के बाद भी ये लोग इस हार को जीत बोल के सेलिब्रेट कर रहे हैं। और तो और आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल भी बना दिया। अरे सॉरी फील्ड नहीं, फील्ड मार्शल। तो आप भी कुछ अपने व्यूज जरूर दीजिएगा इस खबर पर। अगली खबर की बात करें तो जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी नैरेटिव्स भी मिसाइल से कम पावरफुल नहीं होती। अब यही देखिए, रशियन स्टेट मीडिया RT यानी रशियन टुडे ने एक ऐसी खबर छापी जिसमें इंडियन राफेल जेट्स के एलिजिड पुअर परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया गया, वो भी बिना किसी क्रेडिबल प्रूफ के। RT के पास रिपोर्ट में न सिर्फ इस पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को बूस्ट मिला, बल्कि इंडोनेशिया के $8.1 बिलियन के राफेल डील पर भी सवाल उठ गए हैं। RT ने पाकिस्तान के मिलिट्री सोर्सेज के हवाले से ये क्लेम किया कि उनके चाइनीज मेड J-10C जेट्स इंडिया के 3 राफेल, एक MiG-29 और एक Su-30 MKI को गिरा दिया। RT का कहना है कि इंडोनेशिया अपने राफेल डील को रिकंसीडर कर रहा है, लेकिन ये भी अनवेरीफाइड सोर्सेज पर बेस्ड है। फ्रांस और इंडिया दोनों ने पाकिस्तानी क्लेम्स को प्रोपेगेंडा कहा है। PIB ने जो एविडेंस दिया, जैसे डाउन्ड राफेल का फोटो, वो असल में 2021 का MiG-21 का क्रैश निकला, और एक और वायरल वीडियो जिसे श्रीनगर एयरबेस अटैक का प्रूफ बताया जा रहा था, वो असल में पाकिस्तान के अंदर के एक पुराने कॉन्फ्लिक्ट का वीडियो निकला। राफेल जेट एडवांस थेल्स RBE-2AA रडार और मीटियोर मिसाइल के साथ आता है, जो 60 किलोमीटर के नो एस्केप जोन में टारगेट को लॉक कर लेता है। RT का साइमल्टेनियसली ऐसा करना हो सकता है कि अपने SU-57E को प्रमोट करना हो। USA के डिफेंस मार्केट के हवाले से भी कई लोगों ने ये स्पेकुलेट किया है कि RT का नैरेटिव इनडायरेक्टली F-35 के प्रमोशन में हेल्प कर सकता है। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने अपने MiG-29 और Su-30 MKI फाइटर जेट्स को एक नए एडवांस मिसाइल सिस्टम से अपग्रेड कर दिया है, RBB-HD मिसाइल्स, जो रसिया की लेटेस्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज टेक्नोलॉजी का पार्ट है। ये मिसाइल पुराने R-77 के कंपैरिजन में काफ़ी एडवांस है और मॉडर्न वॉरफेयर के नीड्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। RBB-HD में एडवांस मल्टी चैनल होमिंग सिस्टम है, जिसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, मिड कोर्स रेडियो करेक्शन और टर्मिनल एक्टिव रडार होमिंग का कॉम्बिनेशन दिया गया है। इसका 9B1103M एक्टिव रडार सीकर अगत इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, जो इनहेंस्ड पावर, रिसीवर सेंसिटिविटी और जैमिंग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये मिसाइल 110 किलोमीटर तक टारगेट को एंगेज कर सकता है, जो R-77 के 80 किलोमीटर रेंजेस से काफ़ी ज़्यादा है। इंडियन एयरफोर्स ने इस मिसाइल को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंडर एक्वायर किया है, क्योंकि रीजन में टेंशंस बढ़ते जा रहे हैं और एक क्रेडिबल डिटेरेंस की ज़रूरत है। अगली खबर की बात करें तो इंडिया के बॉर्डर सिक्योरिटी को मेजर बूस्ट मिलने जा रहा है, स्पेशली चाइना और पाकिस्तान के साथ लगे सेंसिटिव एरियाज़ में। लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ ने कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए प्रिलिमिनरी एनवायरमेंट्स क्लियरेंस दे दिया है। अब ये प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनल अप्रूवल का इंतजार कर रही है।
ये प्रोजेक्ट सियाचिन ग्लेशियर के आसपास मिलिट्री रेडीनेस को और मजबूत करेंगे और लद्दाख में एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को सिग्निफिकेंट अपग्रेड करेंगे। लद्दाख स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने 24 अप्रैल की मीटिंग में मिसाइल यूनिट्स, फॉरवर्ड एविएशन बेस और एम्यूनिशन स्टोरेज फैसिलिटीज एस्टैब्लिश करने की परमिशन दे दी है। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन और रिकॉनेसेंस फ्लाइट्स के लिए भी क्लियरेंस दिया गया है, जो सियाचिन जैसे हाई एल्टीट्यूड बैटलफील्ड के लिए बहुत क्रूशियल है। ये डेवलपमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप अग्रेसिवली कंटिन्यू कर रहा है। कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स को अपग्रेड करना इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।